सो हेलो एंड वेलकम आर डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 की केमिस्ट्री में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है ना, 2 चैप्टर हम लोगों ने इस समय कंप्लीट कर लिया है, पहला और दूसरा। अब हमको क्या स्टार्ट करना है, हमको अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करना है, जो कि क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, है ना, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में और आज के लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है और हम क्या क्या पढ़ेंगे, आइए सबसे पहले इसकी जानकारी कर लेते हैं कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हम एक बेसिक टर्म की बात करेंगे, जो कि आपको ब्रीफली तो क्लास 10 में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे उसकी आवश्यकता है कि उसको जान लें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। पहले केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है जान लेंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके बाद फिर इसी में हम लोग चर्चा करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की, है ना। फिर इसमें हम लोग 2 लॉ की चर्चा करेंगे। सबसे जो पहला हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। और इसी में हम लोग जो दूसरा चर्चा करेंगे वो होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके इतने टॉपिक हम केमिकल रिएक्शंस, केमिकल कॉम्बिनेशंस, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इतनी चीजों की आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम लोग पहले और सेकेंड चैप्टर के स्टडी से एक बात हम लोग एकदम प्रॉपरली जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं? कि मैटर क्या होता है, हाँ, द्रव्य क्या होता है। तो हम लोग क्या जान चुके थे कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। क्या हम लोग जान चुके थे? मैटर के बारे में जान चुके थे ना। मैटर के बारे में क्या जान गए थे? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, दैट इज कॉल्ड मैटर। तो जिसके पास मास होगा एंड वॉल्यूम यानी कि आयतन होगा, वही क्या होगा? हमारा मैटर होगा। और हम अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीजों को देख रहे हैं सब क्या हैं? सब मैटर ही हैं, द्रव्य ही हैं। अब द्रव्य जो है, हम ये भी जान चुके कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर हमारा मैटर बना होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। जो छोटे छोटे वाले होते हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? हम एटम कहते हैं। तो हम यहां पे जान चुके थे कि एटम क्या होता है, और जब हम इसका ब्रीफ ओवरलाइन बता रहे थे कि हमको क्या क्या आज पढ़ना है, उसमें सबसे पहला टर्म आपको बोले कि आज हमको केमिकल रिएक्शंस के बारे में सबसे पहले जानना है। हल्का सा बताएंगे, ब्रीफली क्लास 10th में है, तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में हल्का से जान लेते हैं, क्योंकि लॉ भी इसके लिए पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिकल कॉम्बिनेशन जानने से पहले हमको अति आवश्यक, बहुत आवश्यक, वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में जान ले। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? आप ऑब्जर्व कीजिए कि जब आपके घरों में कोई रिलेटिव आ जाते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म विच इज डन बाय योर मदर। ऐसा कौन सा पहला काम है जो आपकी मदर द्वारा किया जाता है? सबसे पहले उनकी मेहमान नवाजी की जाती है। मेहमान नवाजी में सबसे जो गवर्नमेंट थिंग है, वो सबसे पहले उनको सर्व किया जाता है चाय, टी सर्व किया जाता है ना। आजकल तो कोरोना काल में काढ़ा दिया जाता है, हाँ, लेकिन वैसे तो चाय दिया जाता है। अब चाय कैसे बनती है? आपको होम साइंस की दुनिया में ले चलते हैं। टी हमारा कैसे बनता है? टी में हमारे पास एक पैन होता है ना, कोई पॉट होगा जिसमें चाय बनाते होगे। मान लीजिए पैन ही है। पैन में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? वाटर मिक्स करते हैं और मिल्क मिक्स करते हैं, या आप हो सकता है वाटर न मिक्स करते हो, ये भी हो सकता है।
मिल्क मिक्स की है, शुगर मिक्स की है ना, टी यानी कि चाय पत्ती यहाँ पे, ठीक है, वो मिक्स करते हो। इसके बाद इलायची वगैरह जो भी आप डालते हो वो तो बात की बात है। इसके बाद क्या करते हो, सिंपली इसको बॉईल कर देते हो ना, बॉईल कर देते हो, और बॉईल करने के बाद हमें अच्छा सा क्या मिल जाता है, ब्राउनियन कलर का टी मिल जाता है। तो देखिए 1 2 3, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होने के बाद एक नया सब्सटेंस यहां पे बनाते रहे हैं, है ना। एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होने के बाद वो एक नया सब्सटेंस बनाते रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। क्या कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ कोई नया आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, जिसकी सारी प्रॉपर्टी उसके पहले वाले प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है, उसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। या आप ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन का वह प्रक्रम, रासायनिक परिवर्तन का वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ की प्रकृति व पहचान बदल जाती है, जिसमें पदार्थ की प्रकृति व पहचान बदल जाती है, वही क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शंस कहलाती है। बदल जाती है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस कहलाती है ना, कहलाती है। ठीक है, अब जैसे हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो यहां पे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या, उसका एक मोटो देख लेते हैं, उसका किस तरह का प्रारूप होता है। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास सब्सटेंस ए होगा और बी दोनों ऐड होगा तो बना लेगा ए बी, ठीक है। तो जो सब्सटेंस मिलके केमिकल रिएक्शंस पूर्ण कर रहे हैं, जो सब्सटेंस मिलके केमिकल रिएक्शंस पूर्ण कर रहे हैं, उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। ये तो लिखवाया जाएगा आपको, लेकिन ये लिखना नहीं है आपको, केवल एक बातचीत के लैंग्वेज में बता दे रहे हैं। और इसके उत्पाद के फलस्वरूप, मतलब कि इस रिएक्शंस के फलस्वरूप रिजल्ट में हमें जो फाइंड होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, या हिंदी में बोल दे तो उत्पाद कहते हैं, ठीक है। और हिंदी में रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ रिएक्टेंट कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न नए पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या होता है, ठीक है। आज चर्चा कर लेते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी कुछ लॉ को फॉलो करती हैं, एक लॉ को फॉलो करती हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ, उसको एक कॉमन कैटेगरी के अंदर रख दिया गया है, और उसी जिस कॉमन कैटेगरी के अंदर इसको रख दिया गया है उसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि रासायनिक संयोजन के नियम। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन यानी कि रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम। जैसा कि इसमें सबसे पहले हमको क्या पढ़ना था, इसमें सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो पहला पढ़ना है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। अब ये क्या मामला होता है, इसमें क्या होता है, तो इसके अनुसार मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट ऑल्दो इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। मतलब कि द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है, बल्कि एक से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। तो बस इतना ही लिख देना है। क्या लिख देना हम लोगों को, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार
द्रव्यमान का न तो सृजन होता है, न तो सृजन होता है, और ना ही इसका विनाश होता है। ना ही इसका विनाश होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास कोई भी रिएक्शन, मान लीजिए हम जितनी भी रिएक्शन लेके चल रहे हैं ना, सब एक मोटो टाइप पे लेके चल रहे हैं कि वो कोई मतलब कोई रियलिटी में रिएक्शन नहीं है। जैसे A+B गिव्स AB कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन हाँ उससे आप समझ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, क्या कर रहे हैं, A+B गिव्स AB है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जैसे हम A 4 ग्राम लेंगे और B 6 ग्राम लिए ना, तो यहाँ पे भी 4 ग्राम, यहाँ पे भी 6 ग्राम रहेगा। मतलब कि जो इधर रहेगा, जितना इधर रहेगा उतना ही इधर भी रहेगा, जितना इधर रहेगा उतना ही इधर भी रहेगा। दोनों साइड में उनका जो मास होगा वो इक्वल होगा, बराबर होगा। ठीक है, और इसको, इस नियम को प्रूफ करने के लिए केमिकल, जो भी केमिकल रिएक्शन होंगी उनका बैलेंस होना सबसे पहली कंडीशन होती है कि दोनों तरफ बैलेंस होंगे। और इनका प्रयोग भी इसीलिए किया जाता है। जब आप क्लास 10th में जाएंगे और हम आपको केमिकल रिएक्शंस की बैलेंसिंग पढ़ाएंगे, तो वहां पे हम आपको वहां पे रीजन बताएंगे कि केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस क्यों किया जाता है। क्योंकि जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है, यहां पे हम बता दे रहे हैं कि जितनी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि उसमें से पहला जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको फॉलो करती हैं। तो इट मींस वहां पे जब जाएंगे तो वो सारी केमिकल रिएक्शंस की बैलेंसिंग समझेंगे ना। तो आज ही हम पढ़ ले रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो वहां जब आप 10th में जाएंगे आपको याद दिलाएंगे कि याद करो 9th में पढ़े थे, तो यहां पे फॉलो होगा, तो जानते रहो ये। ठीक है, तो वहां पे याद आएगा। तो हम आपको ये बता रहे थे, जैसे हमारे पास मान लीजिए कि जैसे ये है H2 प्लस O2 गिव्स, हमारे पास क्या बन रहा है, H2O। तो ये जो यहां पे आकार आपको दिख रहा है किसी भी रिएक्शन का, इससे आप नहीं प्रूव कर सकते हो केमिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके लिए किसी भी केमिकल रिएक्शंस का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो आप देखो यहां पे 2H2 कर दोगे तो 2 दूना 4, यहां पे 2H2 कर दो। ठीक है, अब देखो बैलेंस हो गया है। ये बैलेंसिंग 10th में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, और जिसको अभी पढ़ लेना होगा तो 10th की जो केमिकल कॉम्बिनेशन जो पहला चैप्टर है उसमें केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना बताए हुए हैं, वो लोग जाके राजेंद्र कॉलेज के यूट्यूब पे देख लें, समझ लें। बहुत ही आसानी तरीके से ट्रिक भी बताए हुए हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ देख रहे हैं हम। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, 2 दूना 4 हाइड्रोजन हुआ ना। और यहाँ पे कितना है, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मास इक्वल होगा, आप निकालोगे तो मास इक्वल ही आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इसका देखो, इसका मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, मेन बात मेरी क्या कहना हम चाह रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि इस नियम के अनुसार बस यही ऐसे लिख लो कि मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। बस इतना ही ये रूल कहता है। तो लिख लो इतना, मास ऑफ रिएक्टेंट, जो एरो है इसको गायब कर देते हैं। तो क्या कहता है ये ला, मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। है ना, तो आप समझ रहे हैं ना, 2 दूना 4, यहां पे जितना आप इधर का 8 दूनी 16 ऐसे जोड़ लेंगे, जो भी जोड़ लेंगे आप, 16 दूना 32 हो जाएगा इधर, और इसको जितना आएगा, इसको दोनों को जोड़ लेंगे और इसको जोड़ लेंगे, दोनों का मास इक्वल आएगा। तो यही क्या है हमारा केमिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का ना तो सृजन होगा, ना तो बनेगा उसमें बहुत एक्स्ट्रा, और ना ही विनाश होगा। बल्कि आप फॉर्म देखिए, फॉर्म में क्या था, यहाँ ए और बी अकेले अकेले था, फॉर्म चेंज हुआ ना, यहाँ ए बी एक साथ हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन हुए तो यहाँ देखिए फॉर्म चेंज हो गया, यहाँ पे H2O एक साथ हो गया। तो हम यही कह रहे हैं कि द्रव्यमान में भी कोई कमी नहीं आई। 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, दोनों का मास इक्वल ही होगा।
2 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन इधर, दोनों का मास इक्वल है। तो इसका मतलब यही हम कहना चाह रहे हैं कि द्रव्यमान का ना तो सृजन होगा और ना ही विनाश होगा, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा। बस इतना ही है क्या हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आइए और एक बात हम जान लेते हैं, क्या जान लेते हैं, जैसे देखिए कोई भी जब आप एलिमेंट लिखते हो ना, कैसे जानेंगे कि वो एटम है? अभी तो फिलहाल डिफिनेशन में आपको बताएंगे, लेकिन देख के कैसे बता सकते हैं कि वो एलिमेंट है या मॉलिक्यूल है? या आप कोई भी एलिमेंट आप देखो उसको बता दो कि एटम है कि मॉलिक्यूल है, देख के बता दो। तो देखो जो भी एलिमेंट होगा, ठीक है, उसके इधर बाएं साइड जो लिखा रहता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है। नंबर ऑफ मोल्स होता है, वो बताता है कि उसमें कितने मोल हैं, है ना। और ये जो जैसे हम बात करें, अभी बता रहे, पहले जान तो लो। और जो यहाँ पे पाँव में लिखा रहता है, यहाँ पाँव में जितना भी नंबर लिखा रहता है, एलिमेंट के पहले जो नंबर लिखा रहता है वो बताता है नंबर ऑफ मोल, कि कितने मोल उसके ऐड हैं या कितने मोल का एलिमेंट है। और जो एलिमेंट के पाँव में लिखा रहता है वो जानते हैं क्या होता है? अगर 1 है वहां पे, इफ 1, वहां पे 1 लिखा है, देन दैट एलिमेंट इज एटम, वो एलिमेंट क्या है? एटम है। इफ देयर विल बी रिटन, वहां पे लिखा होगा 1 से मोर देन 1 लिखा होगा, अगर मोर देन 1 लिखा है तो वो मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसको जानते रहिएगा। अगर पाँव में 1 लिखा है, इसका मतलब जैसे हाइड्रोजन ऐसा लिखा हुआ है, केवल ऐसे लिख दिया है। देखिए जहां कुछ नहीं लिखा है मतलब वहां पे 1 है ना। तो क्या कहेंगे? ये एक एटम, हाइड्रोजन एटम हुआ, है ना। अब जैसे हम क्या बोलते हैं, मोर देन 1 हो जाएगा, तो मोर देन 1 कहने का मतलब H है, H पे 2 ए हो गया। अब ये क्या? ये एटम नहीं है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया है। ठीक है, जैसे अभी हम एक रिएक्शंस की बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? अभी आपको एक रिएक्शन का एग्जांपल दिए हैं ना। कौन सा एग्जांपल दिए हैं? ये दिए ना, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो ये क्या है? यहां पे ये क्या कहलाएगा? H2 यहां पे लिखा है, देखिए ये देखिएगा, H2 लिख दिया है। H2 कहने का मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया। अगर H1 रहा होता तो वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ना होता, वो एटम होता। लेकिन यहां पे H2 लिख दिया है। H2 लिखने का मतलब ही हो गया, क्या बोले? मोर देन 1 होगा तो वो एटम नहीं होगा, वो होगा मॉलिक्यूल। तो मोर देन 1 यहां पे लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पे हाइड्रोजन एलिमेंट्स के, इसका मतलब यहां पे जो हाइड्रोजन है वो एटम के फॉर्म में नहीं है, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, अणु के फॉर्म में है। ठीक है, परमाणु के फॉर्म में नहीं है। अब देखिए इसके पहले क्या लिखा है? 2 लिख दिया है। हम क्या बोले? जो भी एलिमेंट होगा या जो भी तत्व होगा, उसके पहले जो लिखा नंबर लिखा रहता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल होता है। तो यहां पे क्या पढ़ेंगे? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या पढ़ेंगे हाइड्रोजन के लिए? 2H2 क्या दर्शा रहा है? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, या 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिख दो, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसी प्रकार ऑक्सीजन लिखा है, ऑक्सीजन में अब इसके पहले 1 है केवल, ऑक्सीजन इसी फॉर्म में एग्जिस्ट ही करता है। ठीक है, तो क्या कहोगे, क्या करोगे? O2 है, O2 क्या हो जाएगा? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। इसी प्रकार वाटर है यहां पे H2, तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं। बार बार कह रहे हैं जो भी एलिमेंट या कंपाउंड जो भी होगा उसके पहले जो भी नंबर लिखे रहेंगे वो मोल होंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 मोल्स ऑफ वाटर। टू मोल्स ऑफ वाटर। तो उम्मीद है जितनी बातें अभी हम बताएं वो क्लियरली आप लोग समझ गए होंगे। नोट्स आपको हम ग्रुप में भेजेंगे, क्योंकि ये आप बोल दिए, हो सकता है कुछ लोग लिख पाए कुछ लोग ना लिख पाए, तो नोट्स इसके हम भेज देंगे फिलहाल। लेकिन जो लोग अपने से लिख पा रहे हैं वो अपने वर्ड में लिखिएगा, मेरे नोट्स पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, जो लोग अपने से लिख पा रहे हैं वो लोग अपने से लिख लीजिएगा जितनी बातें अभी बताए हैं, क्योंकि जब अपने से लिख लेंगे तो आपको एकदम कंठस्थ रहेगा, लर्न रहेगा, एक बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि सेल्फ वर्ड्स का है वो, तो बहुत जल्दी आपको रिपीट हो जाएगा। मेरा हो सकता है आपको कोशिश करना हो कि रटना पड़ जाए, है ना। तो अपने माइंड वाला जब आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक है, तो ये हमने अभी तक बात की केमिकल रिएक्शंस की,
लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का बात कर लिए हैं। इसमें कुछ टर्म आपको बता दिए हैं कि कैसे देख के बता सकते हैं कि कौन से एलिमेंट, कुछ भी जो कि एलिमेंट्स हो या कंपाउंड हो, तो कौन से एटम वाले में आ रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, या कौन से मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपको बता दिए। कंडीशन बता दिए। क्या बताया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में? क्या बताया कि जो अभिकारक वाला मास होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा किसके? रिएक्टेंट के। क्या बताया हम? जैसे कोई भी हमारे पास रिएक्शन है A+B है और रिएक्शन बना AB, तो क्या बोले, इसका मास जो होगा ऑलवेज इक्वल होगा इसके मास के। इसका मास यानी कि रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक मतलब जो जो मिलकर रिएक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। और प्रोडक्ट कहने का मतलब हुआ कि रिएक्शंस के फलस्वरूप हमें जो रिजल्ट फाइंड हो रहा है उसी को हम क्या करें? उत्पाद। जानते हो ना, बोलते हो वहां का उस देश का उत्पाद, गेहूं का उत्पाद बहुत अच्छा हो। उत्पाद मतलब खेती करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिला वही तो उत्पाद हुआ ना। तो रिएक्शन करने के बाद भी जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी तो उत्पाद ही होगा ना। प्रोडक्शन वहां का बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन मतलब उत्पाद बहुत अच्छा है। अब प्रोडक्शन प्रोडक्ट सही तो बना है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हमने बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कभी मत भूलिएगा कि मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि किसी भी रिएक्शंस में अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो में करवाना है तो वहां पे ये जरूर, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया कि इतना समझ जाओ कि जो हमारा अभिकारक का मास होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा किसके? प्रोडक्ट के, है ना। तो अब हमको क्या पढ़ना है? अब हमको हमारा सेकंड वाला पढ़ना है। क्या? स्थिर अनुपात का नियम यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब हमको यहां से पढ़ना है। चलिए, अब जो हमें सेकंड पढ़ना है वो क्या है? सेकंड वाला हमारा क्या कहता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी किसको कहते हैं? स्थिर अनुपात का नियम। हिंदी में क्या कहते हैं? लिख लीजिएगा यहीं पे, स्थिर अनुपात का नियम, या इसको निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। स्थिर अनुपात का नियम या इसको निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। ठीक है। अब ये क्या कहता है? इसका भी स्टेटमेंट हम लोग जान लेते हैं कि इस नियम के अनुसार क्या होगा। तो ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि किसी भी यौगिक में, चूंकि हम आपको बता चुके हैं कि जो यौगिक होता है वो तत्वों से मिलकर बना होता है ना, कंपाउंड जो होते हैं वो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। तो ये लॉ कहता है कि किसी भी यौगिक में जो तत्व होते हैं वो हमेशा एक फिक्स द्रव्यमान के, एक फिक्स मास के रेशियो में होते हैं। उनका द्रव्यमान हमेशा फिक्स होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी यौगिक में सम्मिलित तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं, चाहे वो किसी भी विधि से बनाया गया हो। ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जो H2O होता है, H2O है ना, चाहे ये आप अर्थ पे प्राप्त करें यानी कि पृथ्वी पे प्राप्त करें, चाहे इसे आप मून पे प्राप्त करें, है ना, चाहे अर्थ पे प्राप्त करें चाहे मून पे फाइंड करें, इसका रेशियो हर जगह क्या आएगा? क्या आएगा भाई? इसका रेशियो हर जगह 1/8 ही आएगा, 1:8 ही आएगा, 1:8 ही आएगा। चाहे वो अर्थ का वाटर हो चाहे वो मून का वाटर हो, हमेशा वाटर किस रेशियो में होता है? 1:8 के रेशियो में होता है। तो हर जगह इसका वाटर का रेशियो सेम आएगा। या आपको एक और एग्जांपल देके समझाते हैं कि किसी भी विधि से बनाए जाने का मतलब क्या होगा। जैसे आप CO2 के बारे में सुने हुए हैं, है ना, CO2 के बारे में सुने हुए हैं। तो CO2 कई विधियों से बनाया जा सकता है ना, कई विधियों से बनाया जा सकता है। जैसे C+O2 आपको बता रहे हैं हम, C+O2 ये भी क्या बनेगा? CO2 ही बनेगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। या जैसे और आप लोग जान सकते हैं CH4 मेथेन होता है ना, इसको भी ऑक्सीजन से जब क्रिया करा देते हो तो क्या बनता है? ये भी बनता है, CO2 बनता है और H2O बनता है। इसी प्रकार CaCO3 जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब आप हीट कर देते हो तो ये भी क्या बन जाता है? CaO बनता है प्लस CO2 बनता है। तो देखिए हर जगह एक चीज जरूर बन रही है, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन तरीके, एक तरीका ये, एक तरीका ये, एक तरीका ये, तो तरीके 3 हो गए हैं। लेकिन जो CO2 है, कार्बन कितना है? 1:2, ऑक्सीजन कितना है? 2।
तो हर जगह आपको CO2 का जो रेशियो है 1:2 ही दिख रहा होगा, चाहे ये कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे ये कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे ये कार्बन डाइऑक्साइड हो, लेकिन बनाने का तरीका तीनों का डिफरेंट है, तीनों का जो तरीका है वो डिफरेंट है। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है। देखिए कार्बन एक तत्व है, ऑक्सीजन भी, कार्बन तत्व है, ऑक्सीजन भी, तो जो तत्व है, और CO2 क्या है, एक कंपाउंड है, एक यौगिक है, तो इसमें जो तत्व है वो एक निश्चित अनुपात के रेशियो में बने हैं। वो किसी भी विधि से आप बनाइए, कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी विधि से बनाइए, अगर वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो 1:2 के रेशियो में होगा। और हम अब आपको दिखा भी दे दिए हैं, देखिए ये अलग विधि है, ये अलग विधि है, और ये अलग विधि है, लेकिन तीनों जगह क्या हमें प्राप्त हो रहा है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ही प्राप्त हो रहा है ना। और लेकिन हर जगह आप रेशियो देख पा रहे होंगे क्या, 1:2। तो यही ये ला कहता है कि किसी भी यौगिक में सम्मिलित तत्व हमेशा हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं, चाहे वह किसी भी विधि से बनाया गया हो। तो यही लिख लीजिए सब लोग, क्या लिखना है हमको, यही यहां पे लिख लीजिए सब लोग। क्या लिखना है हमें, किसी भी इस, ऐसे लिखिएगा, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार क्या, कि किसी भी यौगिक में सम्मिलित तत्व किसी भी यौगिक में सम्मिलित तत्व हमेशा हमेशा एक निश्चित अनुपात में होते हैं, हमेशा हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होते हैं, हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होते हैं, निश्चित अनुपात में होते हैं, चाहे वह किसी भी विधि से बनाया गया हो, चाहे वह किसी भी विधि से बनाया गया हो, किसी भी विधि से बनाया गया हो, बनाया गया हो, है ना। इसका एग्जांपल वही लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे, जैसे C+O2, ये एक विधि से हमने CO2 बनाया, यहां भी इसका रेशियो क्या है, 1:2 है। और इसी प्रकार CH4 जो है वो भी ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, ये भी क्या बना रहा है, CO2 + H2O बना ले रहा है ना। तो यहाँ पे भी 1:2 ही है। तो यही तो एग्जांपल लिख लीजिए, या ये भी लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा, CaCO3, इसको जब बॉयल कर रहे हैं तो ये किस में टूट जा रहा है, CaO में प्लस CO2 में, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी समझ गए होंगे। इसके एग्जांपल आप लोग लगाइए कुछ, और हम आपको कुछ क्वेश्चन भेजेंगे ग्रुप में। और फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। तब तक आज तक के लिए बाय बाय। जितने भी लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।